बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैफ टू में जो भी चेंजेस हैं आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2023 उसको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ उन चेंजेस को डिस्कस किया जाएगा जो कैफ टू के सिलेबस में है। ये वीडियो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने पहले कैफ टू पढ़ा हुआ है। अगर आप पहली दफ़ा इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो फिर आपको शायद कोई ज़्यादा फ़ायदा इस वीडियो से ना मिले, क्योंकि पहली प्रोविज़न मालूम होगी तो ही आपको चेंज की समझ आएगी। सो चेंजेस में जो आपका सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और एथिक्स, इन तीनों चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर है, इसमें डेफिनेशंस में एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है। और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली आपकी एक प्लेस ऑफ बिजनेस होती है जहाँ पे आप अपना कारोबार कंडक्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन की बारी आती है तो। सो अब ये जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इसकी डेफिनेशन में एक आइटम ऐड कर दिया गया है, एंड दैट इज़ वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस, दैट इज़ बिजनेस थ्रू इंटरनेट। सो ये मेनली तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान से एडवर्टीज़मेंट के थ्रू रेवेन्यू तो अर्न करते हैं लेकिन इनका कोई दफ्तर नहीं होता, तो फिर इनको भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में शामिल करने का ऑब्जेक्टिव यही नज़र आता है कि इनको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा और ये जो पाकिस्तान से रेवेन्यू अर्न करते हैं उसको टैक्स किया जाएगा। सो ये एक चेंज है जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में है। उसके बाद सैलरी के चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। रेट ऑफ टैक्स चेंज हुए हैं, जो कि हम जो आखिरी ये 20 सीरियल नंबर पे लिखा है इनकम टैक्स रेट्स, वहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टी के चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक चेंज किया गया है, और वो चेंज ये है कि जो आपके डिडक्शंस नॉट अलाउड हैं सेक्शन 21 की प्रोविजंस, तो सेक्शन 21 की जो प्रोविजंस में एक प्रोविजन थी कि आप सैलरी अगर पे करने लगे हो तो 25,000 या इससे ज़्यादा हो तो आपने बैंकिंग चैनल से पे करनी है। ना ये जो लिमिट थी ये 25,000 से अब 32,000 कर दी गई है, सो इसको इन्हेंस कर दिया गया है। इसके अलावा बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में और कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज़ इन कैपिटल गेन्स चैप्टर। कैपिटल गेन्स के चैप्टर में सेक्शन 37A है। सेक्शन 37A इज़ अबाउट कैपिटल गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, जिसको कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट किया जाता है और इसके लिए अलहदा से टैक्स रेट्स डिफ़ाइन किए गए हैं। नाउ ये जो टैक्स रेट्स हैं आपको एग्जाम में गिवन होते हैं, इसलिए हम इन टैक्स रेट्स में अगर कोई चेंज है तो हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, बता कौन से कैपिटल गेन्स को सेक्शन 37 ए के मुताबिक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं बनाया जाता। सो वो पहले यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस थी, अब 3 कर दी गई हैं। तो वो 2 क्या थी कि बैंकिंग या और इंश्योरेंस कंपनी का कैपिटल गेन है वो उस पे सेक्शन 37 ए अप्लाई नहीं होता। और अब जो है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज का मैकेनिज्म और एनसीसीपीएल का मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते, यानी मैं स्टॉक मार्केट से जाके शेयर नहीं खरीद रहा और आप स्टॉक मार्केट में जाकर नहीं बेच रहे, बल्कि हम दोनों आपस में मिल बैठकर एक प्राइस तय करते हैं और आपस में शेयर की सेल परचेज का सौदा कर लेते हैं, तो ये इसको बोलते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए सेक्शन 37 अप्लाई होगा, यानी अब जो कैपिटल गेन आपने अर्न किया अपने शेयर के डिस्पोजल पे उसको आपकी नॉर्मल कैपिटल गेन्स की नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम में लिखा जाएगा, और उसके ऊपर सेक्शन 37 से अप्लाई नहीं होगा। और ठीक है, सो अगर आपने ट्रांजैक्शन को एनसीसीपीएल के मैकेनिज्म के थ्रू सेटल ना किया तो। दूसरा ये कि अगर आप इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र ये होता है कि कोई भी कंपनी जब आप अपने आप को पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवाने के लिए जा रही होती है, तो वो अपना शेयर स्टॉक मार्केट में बेचेगी, तो वो स्टॉक मार्केट में जो पहली दफ़ा शेयर बिकता है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। तो ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र है, इस पे जो शेयर दिए गए हैं उसको भी कहा गया कि ये अगर आपने इफ़ यू हैव डिस्पोज ऑफ योर शेयर्स थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफ़र ड्यूरिंग लिस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, तो फिर उस पे सेक्शन 37 अप्लाई होगा, यानी नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, सेक्शन 37 से अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स एनसीसीपीएल को प्रोवाइड कर दें, डेफ़िनेटली आप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि सेक्शन 37 ए अप्लाई हो और मेरी इनकम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बने कैपिटल गेन्स की, तो फिर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स एनसीसीपीएल को प्रोवाइड करना होंगी। सो ये कैपिटल गेन्स में चेंज है। कैपिटल गेन्स में एक और चेंज है जो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ जाकर डिस्कस कर लेता हूँ। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में की जो डेफिनेशन है उसमें एक चीज़ ऐड की गई है, एंड दैट इज़ बोनस शेयर्स। सो इनकम में पहले बोनस शेयर्स जब आपको मिलते थे किसी भी कंपनी से, तो वो ये जो पॉइंट नंबर 16 लिखा हुआ है बोनस शेयर्स, ये पहले नहीं था। सो अब इसको ऐड किया गया है, यानी आपकी वो इनकम माना जाएगा जब आपको कंपनी की तरफ से बोनस शेयर्स मिलेंगे।
ना ही जब बोनस शेयर्स मिलेंगे तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपकी इनकम किस वैल्यू पे बनाया जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है जिसको टैक्स लॉ ने हल किया है। और इसके लिए सेक्शन 236 जी एक ऐड किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। इसके मुताबिक ऐसा होगा कि अब हर कंपनी जो अपना शेयर होल्डर है उसको बोनस शेयर्स, पहले तो ऐसा करती थी कि अगर लेट से 100 शेयर होल्डर्स हैं और आपने 10 बोनस शेयर इशू करने हैं, 100 शेयर्स ऑलरेडी इशूड हैं और आपने 10 बोनस शेयर इशू करने हैं या 20 इशू करने हैं, तो आप सीधे बोनस शेयर दे दें शेयर होल्डर को, उसकी इनकम नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी इनकम। बल्कि जब वो शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करेगा तो फिर उसके बोनस शेयर्स को शामिल करके प्रीवियसली हेल्ड शेयर्स में शामिल करके एक इन्वेंट्री, जो एवरेज इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है उससे शेयर्स की कॉस्ट बनाई जाएगी, सारे शेयर्स की कॉस्ट को रिवाइज किया जाएगा और फिर उसके कैपिटल गेन्स वर्कआउट करने के लिए उस एवरेज कॉस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। सो अब ऐसा नहीं है, बोनस शेयर होल्डर को सीधे सारे के सारे नहीं मिल जाएंगे, बल्कि कंपनी क्या करेगी, 10% शेयर्स अपने पास ही रख लेगी और उन 10% शेयर्स की वैल्यू देखेगी मार्केट में कितनी है। वो मार्केट वैल्यू कौन सी होगी, डे एंड प्राइस ऑन फर्स्ट डे ऑफ बुक क्लोजर। ठीक है, बुक क्लोजर आपको पता ही होगा, कॉर्पोरेट लॉ में आपने पढ़ा है कि बुक क्लोजर इसलिए किया जाता है ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन शेयर होल्डर था इस तारीख को, ताकि उसको बोनस शेयर दिया जा सके। सो अब ये जो बुक क्लोजर जब होगा उस दिन की जो शेयर प्राइस है, उस प्राइस का 10% कंपनी ने टैक्स पे करना है। जो टैक्स विद शेयर्स विद होल्ड कर लिए उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है वो फाइंड आउट की जाएगी। मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उस मार्केट वैल्यू का 10% बनाया जाएगा और कंपनी वो टैक्स अदा करेगी एफबीआर को। ये 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने करना है। अगेन ये कंपनी की पॉकेट से नहीं जाना चाहिए, ये एक्चुअली शेयर होल्डर ने अदा करना है। तो बाकी के जो 90 शेयर्स थे, वो शेयर्स जो भी आपने फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 बोनस शेयर्स आपने इशू करने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 10 विदहोल्ड कर लेंगे, 90 इशू कर देंगे। वो जो 10 आपने विदहोल्ड किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू निकाल के उसका 10% बना के एफबीआर को टैक्स अदा करेंगे। ये टैक्स अभी कंपनी ने दिया है, लेकिन ये शेयर होल्डर से लिया जाएगा। तो शेयर होल्डर विल पे एट द रेट ऑफ 10% ऑफ शेयर प्राइस, वो अदा करेगा ये पैसे कंपनी को और कंपनी ये पैसे इससे कलेक्ट करेगी और ये जो पैसे शेयर होल्डर ने दिए हैं ये उसकी जो बोनस शेयर जो उसकी अब इनकम तस्वर किया जाता है उसके ऊपर फाइनल टैक्स माना जाएगा। ठीक है जी। अब जो ही शेयर होल्डर पैसे देगा कंपनी उसको शेयर इशू कर देगी। लेकिन अगर शेयर होल्डर पैसे ना दे, इफ़ द टैक्स इज़ नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर विद इन 15 डेज ऑफ शेयर इशुएंस, तो फिर क्या होगा। ज़ाहिर है कंपनी ने अपने जेब से तो अदा नहीं करने, तो कंपनी को ये इजाज़त दी है कि आप ऐसा करो कि अपने पैसे पूरे कर लो शेयर बेच के, क्योंकि आपने शेयर तो विद होल्ड अपने पास रखे हैं ना, उसको स्टॉक मार्केट में बेचो और अपने पैसे पूरे कर लो। ठीक है जी। अब ये जो शेयर होल्डर की जो इनकम बनेगा वो किस किस वैल्यू से बनेगा, यहाँ से अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो बेसिकली हर बोनस शेयर को इस प्राइस के ऊपर, यानी बुक क्लोजर की तारीख पे जो भी कीमत है वो शेयर होल्डर की इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब उसको बोनस शेयर इशू होंगे। तो जब वो बोनस शेयर्स को बेचेगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद जब भी बेचेगा, तो कंसिडरेशन तो वो होगी जितने के वो बिके, माइनस कॉस्ट क्या की जाएगी, वो ये फिर जो बुक क्लोजर पे जो प्राइस जिसके ऊपर उसने टैक्स अदा किया और अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम लिखवाई, तो ये जो बुक क्लोजर पे जो प्राइस है ये फिर उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। उस कंसिडरेशन में से इसको कॉस्ट को माइनस किया जाएगा और फिर उसका कैपिटल गेन वर्कआउट किया जाएगा। सो ये बोनस शेयर्स का जो मैकेनिज़्म है ये पिक्चर फॉर्म में आपको कैपिटल गेन्स के चैप्टर में मिलेगा। सो यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 6 ऐड किया गया है। और दूसरा, आप अगर टैक्स रिजीम्स के चैप्टर में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी हमने इसका एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, क्योंकि ये फाइनल टैक्स बनता है तो इसलिए इसको यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट्स के नीचे एक पॉइंट ऐड कर दिया है और इधर बुलेट पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से पढ़ के भी इस सारे मैकेनिज़्म को समझ सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर हम उसको कमेंट्स में आंसर कर लेंगे। सो दिस वाज अबाउट बोनस शेयर्स। नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज़ इन चैप्टर ऑफ एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस में एक सेक्शन 44A ऐड किया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को कुछ प्रोटेक्शन दी जा रही है जी। किन इन्वेस्टर्स को? वो इन्वेस्टर्स जो बलूचिस्तान में रेकोडेक प्रोजेक्ट पे आकर माइनिंग के काम प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं।
सो ये जो डेफिनेटली बहुत हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके लिए बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, आपका प्रीवियस जियोलॉजिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक इन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लाने के लिए और इनको कुछ टैक्सेस से प्रोटेक्शन देने के लिए अ, आपने हुकूमत पाकिस्तान ने एक बल्कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022। इस एक्ट में एक सेकंड और थर्ड स्केड्यूल है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉर दिस एग्जाम फॉर दीज एग्जाम्पशंस, और कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इनको प्रोटेक्शन हासिल होगी। तो ये सेकंड और थर्ड स्केड्यूल में और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो वन ऑफ द थिंग्स इज़ कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको ये प्रोटेक्शंस हासिल होंगी। ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तीन मेन प्रोविजंस हैं जिनके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। सो चूँकि हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ अपनी डिस्कशन वहीं तक कन्फाइन रखेंगे कि जो इनकम टैक्स लॉ में इनको प्रोटेक्शन दी गई है। सो इनकम टैक्स लॉ की तीन प्रोविजंस हैं। एक है प्रोविजंस फॉर एंटी अवॉइडेंस इनकम टैक्स लॉ के कुछ सेक्शंस हैं जिसमें टैक्स पेयर जब टैक्स बचाने के लिए कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है तो कमिश्नर को कुछ उसको पकड़ने के लिए कुछ पावर्स दी गई हैं। तो प्रोविजंस ऑफ एंटी अवॉइडेंस में जो पावर्स हैं उसको कोई अब्यूज़ ना करे तो और इसको परेशान ना करे, तो इसलिए कुछ प्रोटेक्शन दे दी गई इन इन्वेस्टर्स को इन प्रोविजंस के अगेंस्ट। और इसी तरह इनकम टैक्स जितना भी लगता है या एडवांस टैक्स आपसे लिया जाता है या टैक्स विद होल्डिंग की प्रोविजंस हैं, मिनिमम टैक्स की, फाइनल टैक्स की प्रोविजंस हैं, ये जितनी भी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स लॉ की, ये सब की सब इनके ऊपर अप्लाई सिर्फ उस एक्सटेंट तक होंगी, एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट जितना कि बताया गया है सेकेंड और थर्ड स्केड्यूल में इन इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो ये जो इनको प्रोटेक्शन हासिल है, ये ना सिर्फ इन इन्वेस्टर्स को हासिल है बल्कि इनके एसोसिएट्स को भी हासिल है और थर्ड पार्टी लेंडर्स को भी ये प्रोटेक्शन दी जाएगी। जो डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की प्रोविजंस हैं, वो जो 20 मार्च 2022 को जो प्रोविजंस एग्जिस्ट करती थी वो वाली एप्लीकेबल होंगी, वो प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी जो आज एप्लीकेबल हैं। सो ये आपको थ्योरेटिकली ही इन चीज़ों का पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो चूँकि ये जितने भी इन्वेस्टर हैं ये कंपनी के फॉर्मेट में आते हैं पाकिस्तान में, और कंपनी का टैक्सेशन चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है कैफ 2 के, तो इसलिए बस इतना ही पता होना चाहिए कि सेक्शन 44 ए बेसिकली ये क्या था और इसमें क्या एग्जाम्पशंस दी गई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टैक्स रिजीम्स के बाद अगला चेंज है, दैट इज़ इन अपील्स। अपील्स में एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का मैकेनिज़्म होता है। इसमें कुछ चेंज किया गया है और ये मैकेनिज़्म अब कुछ इस तरह से हो गया है कि टैक्स पेयर जो भी एग्रीड पर्सन है उसके खिलाफ पहले तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना चल रही हो। दूसरा ये इसी केस के हवाले से जिस केस के लिए वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनवाना चाहता है, क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो टैक्स लायबिलिटी कम से कम 100 मिलियन से ज़्यादा हो, रिफंड एडमिसिबिलिटी में या उसको प्रॉब्लम हो, या फिर उसके वेवर ऑफ डीएस लिखा है मैंने, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है यहाँ पे वर्ड, डीएस को एब्रीवेट कर इज़ एब्रीविएशन ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, एक्सटेंट ऑफ वेवर ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी, इस पे वो समझता है कि मेरे साथ हार्डशिप हो रही है, अदर स्पेसिफिक रिलीफ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। सो अब इनमें से कोई भी चीज़ें जिन पे वो समझता है मेरे साथ डिपार्टमेंट ज़्यादती कर रहा है, एफबीआर की तरफ से मेरे साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जो होना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है एफबीआर को कि जनाब आप और एडीआरसी बना दें। एडीआरसी बनाने की जो एप्लीकेशन है उसमें अब 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 कि अपना डिस्प्यूट एक्सप्लेन करो, रिक्वेस्ट करो कि एडीआरसी बना दी जाए, इनिशियल प्रपोज़ल भी बताओ कि किस तरह तुम राज़ी होगे, किस तरह इस मसले को हल करना चाहते हो, और टैक्स पेमेंट ऑफ़र भी बताओ कि कम से कम कि आप क्या कितने पैसे देने पर को तैयार हैं टैक्स की मद में। सो ये आप जब एप्लीकेशन दे देंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर एफबीआर आपके लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना देगा। इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो एक रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या उसके इक्विवेलेंट, जो जिसको कि एफबीआर नॉमिनेट करेगा, लेकिन एफबीआर उसको नॉमिनेट करेगा फ्रॉम अ पैनल जो कि लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया होगा। सो हुकूमत का एक डिपार्टमेंट है लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, उन्होंने एक पैनल नोटिफाई किया होगा जिसमें जिसमें से एफबीआर चूज़ करेगा। चीफ कमिश्नर जो उस इलाके का है, उस इनकम टैक्स का जो भी चीफ कमिश्नर है वो भी इस एडीआरसी में शामिल होगा, और एक बंदा जो कि टैक्स पेयर नॉमिनेट कर सकता है।
लेकिन वो कहाँ से नॉमिनेट करेगा? एफबीआर ने एक पैनल पहले नोटिफाई करना है उसमें से। इस पैनल में होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स। इनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है टैक्स का, और ये उनके ऑडिटर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने चाहिए हैं। रिटायर्ड बीपीएस 21 और अबव, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर, रेप्यूटेबल बिजनेसमैन नॉमिनेटेड बाय सीओसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ से नॉमिनेटेड कोई बिजनेसमैन होगा जो कि इस पैनल में शामिल हो सकता है। ठीक है। सो एफबीआर जो है पहले ये पैनल्स नोटिफाई करेगा। जो पैनल्स नोटिफाइड होंगे ऑलरेडी, उसमें से फिर टैक्स पेयर चूज़ कर लेगा जी कि इस बंदे को भी एडीआरसी में शामिल कर लो। सो एडीआरसी जो है वो जब बन जाएगी तो एफबीआर कम्युनिकेट कर देगा एडीआरसी का कॉम्पोजिशन, ओके ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, टैक्स पेयर को बता देगा, जो रेलेवेंट कमिश्नर है उसको बता देगा, और कमिश्नर अपील्स ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी उसका मुकदमा चल रहा है उनको भी बता देगा कि जी एडीआरसी बन चुका है। ना एडीआरसी बनने के बाद टैक्स रिकवरी जो है उसको स्टे ग्रांट हो जाएगा, और ये स्टे ग्रांटेड रहेगा टिल एडीआरसी को डिसीजन कर ले, या एडीआरसी डिसीजन करने में नाकाम हो और वो डिज़ोल्व हो जाए। ना ये जो एडीआरसी है ये इंक्वायरी भी कर सकता है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, ये ऑडिट करवा सकता है। इसके लिए इसके पास 45 दिन है, लेकिन ये मज़ीद 15 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन मज़ीद 15 दिन लेने के लिए इनको रीज़न इन राइटिंग रिकॉर्ड करके बतानी पड़ेगी कि क्यों हमें 15 दिन मज़ीद लग रहे हैं। 45 दिन में फ़ैसला करना है, और फैसला मेजॉरिटी के थ्रू किया जाएगा। ना ये डिसीजन जब कर लेंगे तो फिर दिस डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कमिश्नर पे ये लाजिम होगा कि इस फैसले को माने। अगर टैक्स पेयर अपनी अपील विड्रॉ कर लेता है और 60 दिन के अंदर अंदर, इस फैसले के 60 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बता देता है कि जी मैंने अपनी अपील विड्रॉ कर ली है, तो मसला हल हो गया जी। लेकिन अगर मसला हल ना हो, यानी कि 60 दिन, यानी कि ये जो 45 और 15 टोटल 60 दिन बनते हैं, अगर 60 दिन में फ़ैसला ना हो सके तो एडीआरसी को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, और एफबीआर विल कम्युनिकेट एडीआरसी डिसोल्यूशन। इसके बाद जो एपलेट अथॉरिटी है उस पे ज़रूरी है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर टैक्स पेयर के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करे, जो भी मुकदमा है वो वापस चलेगा, और 60 दिन के अंदर, सॉरी 6 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला किया जाएगा। सो दिस वाज द चेंज इन अपील्स चैप्टर। उसके बाद जो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं उसमें कुछ चेंज है इनकम टैक्स में, जो कि अगेन सैलरीड नॉन सैलरीड पर्सन के केस में है, कैपिटल गेंस के केस में है। लेकिन बहरहाल हम उसके ऊपर कोई बात करना बेफ़ायदा है, क्योंकि ये तो जब आपको गिवन ही होते हैं तो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना आना चाहिए कि इस रेट को यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी। सेल्स टैक्स लॉ में जो चेंजेस हैं उसमें पहली जो मेन चेंज है दैट इज़ इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सप्लाई। सो जो गुड्स का जो डेफिनेशन है उसमें पहले एक आइटम शामिल होता था विच वाज, सो गुड्स की डेफिनेशन में शामिल था प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पिछले साल शामिल किया गया था इसको। ना ये जो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो वैसे ही ये पता है कि ये गुड्स माना जाता है, इसको सर्विसेज नहीं माना जाता। और बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन जो आती है, ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ क्या करता है कि पावर हाउस से बिजली लेकर डिस्कोज को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। तो इसको सर्विस माना जाता है कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है उस आइटम को। और अगर आप देखें फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में आपने पढ़ी होंगी लेजिस्लेटिव लिस्ट में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि टैक्स ऑन सर्विसेज जो है ये प्रोविंस लेजिस्लेट करेगा। तो इसकी वजह से एक डिबेट खुल गई कि भाई आप ये इसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं कि सर्विस पे प्रोविंस ने टैक्स लगाना है और गुड्स के ऊपर फेडरेशन ने लगाना है। तो इस डेफिनेशन की वजह से एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि गुड्स में अगर आप ट्रांसमिशन को भी डाल रहे हैं तो फिर ये तो काम ख़राब होने का चांस हो सकता है। तो इसलिए अब उस सारे डिस्प्यूट को हल करने के लिए, उस मसले को ख़त्म करने के लिए, गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखी हुई वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो एक्सक्लूड कर दी हमने, निकाल दी है यहाँ से। सो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अल्फाज निकाल दिए गए हैं गुड्स की डेफिनेशन से भी, और सप्लाई के डेफिनेशन से भी उनको निकाल दिया गया है। ठीक है। सो ये दो चेंजेस हो गई। तीसरी जो चेंज है दैट इज़ इन रेट ऑफ सेल्स, रेट ऑफ फर्दर टैक्स। तो जो फर्दर टैक्स हम अप्लाई करते थे दैट वाज एट द रेट ऑफ 3% अर्लियर। अब जो है इसको चेंज करके 4% कर दिया गया है। सो रेट ऑफ फर्दर टैक्स इज़ 4% नाउ, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप चार्ज कर रहे होंगे।
लास्ट में जो एक चेंज है दैट इज़ इन द डेफिनेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री का डेफिनेशन है उसमें चेंज ये किया गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री को जो उसका एनुअल टर्नओवर है उसको अब 8 मिलियन पे कर दिया गया है, पहले वो इससे ज़्यादा होता था। ठीक है, सो दीज आर द मेन चेंजेस। इसके अलावा सेल्स टैक्स के जो स्केजुल्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, लेकिन इस पे हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कैफ टू में एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको किस स्केजूल में कौन सा आइटम मेंशन है ये याद हो। ठीक है जी, अदर देन 1 और 2 आइटम्स जो कि आपको पता होना चाहिए, बाकी तो एग्जामिनर आपको सवाल में बताता है कि जनाब ये 5th स्केजूल आइटम है या 6th स्केजूल आइटम है। तो इसलिए हम उस आइटम्स की डिटेल में नहीं जा रहे, दैट विल बी ऑफ नो यूज़ कि हम आपको रीड करके बताएं कि जी अच्छा ये फ़लानी चीज़ है, ये 5th स्केजूल में ऐड हो गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट वाइज कोई कन्फ्यूजन आपका हो या कोई और सवाल हो तो वो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।